हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं डीएसएसबी 2026 के लिए जो हमारे जनरल पेपर के प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज़ चल रही है। उसमें आज हमारा 54वां यानी 54th प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 53 प्रैक्टिस सेट्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आई होप कि आपने सभी प्रैक्टिस सेट देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। ये जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं, हमने 2025 में जो भी आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं वहाँ से उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट के रूप में बनाया है और उनका यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप अगर एक वीडियो देखेंगे तो आपको फिर सारी वीडियो देखने का यहाँ पर मन करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इनमें हम टोटल 50 क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के जो आपके जनरल पेपर में पूछे जाते हैं डीएसएसबी के, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, उसके सभी यहाँ पर 10 क्वेश्चंस होते हैं। जो मेन पेपर है उसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पर सब्जेक्ट आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन हमने ये प्रैक्टिस सेट ओनली 50 क्वेश्चन का ही बनाया है, जिसमें ओनली 10 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट सेक्शन पर, जो है हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का। इसके हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर नंबर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब हमने आपको बताया था कि जब भी किसी सीरीज़ में आपको नंबर दिखाई दे, मतलब मिक्स सीरीज़ दिखाई दे, नंबर भी हो लेटर भी हो, तो सबसे पहले आप नंबर को देखिए कि नंबर आपका यहाँ पर क्या आएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अब देखिए यहाँ पर भी दो ऑप्शन जो है वो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे जब आप यहाँ पर नंबर का पता लगा लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 34 से आया 21, 21 से आया 8। तो कहीं न कहीं देखिए ये कम होता जा रहा है, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 34 से 21 तक पहुँचा, यानी कि यहाँ पर हम अगर देखें तो 13 यहाँ पर माइनस हुआ है और यहाँ पर भी अगर देखें तो यहाँ पर भी 13 माइनस हुआ है और यहाँ पर भी आपका 13 ही माइनस हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए -5 और -13 हम करेंगे तो ये -18 आपका यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि नंबर हमें पता चल गया कि -18 आएगा। तो देखिए 16 वाले दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं और इनमें से हमें बताना है कि कौन-सा आपका सही होगा। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर फर्स्ट वाला देखें तो इसमें एन है और इसमें एम है। तो इससे हमें ये पता लग गया कि अगर हम पहला वाला जो लेटर है वो निकाल लें तो हमारा यहाँ पर काम हो जाएगा। देखिए जे से आया के, ठीक है, तो एक ही आगे बढ़ा है, के से आया एल, एल से एम और एम से आ जाएगा आपका एन। ठीक है, तो एन वाला जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पर देखिए 2 सेट दिए हुए हैं, यानी कि हमें बताना है कि जो पैटर्न इनमें फॉलो हो रहा है वो इनमें से किस में फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर कोशिश करते हैं फाइंड करने की पैटर्न हमारा क्या है। देखिए 16, 3, 16, 3 और 7, यहाँ पर 41, 11 और 8। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला जो नंबर है वो सेकंड और थर्ड से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ ना कुछ पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वाला जो नंबर है वो सेकंड और थर्ड से बड़ा है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 और 3 में थर्ड वाला नंबर बड़ा है। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए इन दोनों को एलिमिनेट करते हैं और इन दोनों में यहाँ पर अपना आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको क्या है, अपना यहाँ पर पैटर्न फाइंड करना होगा। तो देखिए 16, 3 और 7 में क्या हो सकता है। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तब भी ये नहीं आ रहा है। इसका स्क्वायर करें 9 और इसको ऐड कर दें तो हमारा क्या है, यहाँ पर 16 आ रहा है। देखिए एक चीज़ हमें यहाँ पर मिली है, क्या मिला है कि अगर हम बीच वाले का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 आया और फिर इसमें ऐड कर दिया तो आपका 16 आ गया। अब हम इसको इसमें अप्लाई करके देखते हैं। तो 11 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 121 आएगा, जो कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि देखिए जो पहला वाला था इसमें हमने स्क्वायर किया था बीच वाले का, तो स्क्वायर ना करके अगर हम इसमें 3 इंटू 3 इसको करें, देखिए वैसे तो 3 का स्क्वायर ही है, लेकिन फिर हम इसमें भी इसको फिट बैठाने की कोशिश करेंगे। तो बीच वाले में 3 की मल्टीप्लाई की और थर्ड वाले को ऐड कर दिया तो हमारा फर्स्ट वाला आ गया 16 आ गया। अब हम यहाँ पर इसमें देखते हैं 11 बीच वाला है, इसमें अगर 3 की मल्टीप्लाई करें तो 33 और 33 में फिर अगर हम 8 ऐड कर दें यानी कि थर्ड वाला, तो देखिए फर्स्ट वाला हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। तो ये पैटर्न हमें मिल चुका है कि जो सेकंड वाला है उसमें हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे थर्ड वाला, तो हमें रिजल्ट में फर्स्ट वाला मिल जाएगा। तो अब देखते हैं इनमें किस में ऐसा हुआ है। तो फर्स्ट में अगर हम देखें तो देखिए 4 है, 4 इंटू 3 होता है आपका 12 और 12 में जब 12 ऐड करेंगे तो 24 आना चाहिए, 26 नहीं। फर्स्ट वाला आपका यहाँ पर गलत हो गया। सेकंड देखते हैं तो 33 इंटू 3
वो हो जाएगा 99 और 99 में कुछ ऐड करेंगे तो देखिए 20 तो कभी भी नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। इसी तरह से ये भी आपका देखिए 18 तो कभी भी नहीं आएगा, इसका 3 टाइम्स और प्लस ये करके, तो एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए 25 इंटू 3 कितना होता है, 75 होता है। इसमें हम 12 ऐड करेंगे तो 87 आपका आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। यहाँ पर देखिए 3 एक जैसे होंगे और जो समूह में नहीं है, यानी कि जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता होगा उसको हमें बताना है, और उसको वही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले कई बार ऐसा होता है कि इन दो से भी हमारे पास क्या है, आंसर आ जाता है। अगर 3 में सेम हो रहा है, गैप सेम है और चौथे में अलग है, तो वही आंसर हो जाता है। ई होता है हमारा 5, एच होता है 8, 3 का डिफरेंस है। ए होता है 1, डी होता है 4, 3 का डिफरेंस है। डब्ल्यू होता है 23, जेड 26, 3 का डिफरेंस है। टी 20 और डब्ल्यू 23, तो इन सब में 3 का डिफरेंस है, यानी कि इससे हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर नहीं आएगा। अब हम इनमें देखते हैं। एल होता है 12, ओ होता है 15, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। एच होता है आपका 8 और के होता है 11, यहाँ भी 3 का है। डी होता है 4 और जी होता है 7, यहाँ भी 3 का है। यहाँ पर देखते हैं जेड 26 है और एफ आपका 6 है। तो देखिए 26 से आगे हम 1 2 3 4 5 6 जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए 6 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही जो होगा वो हमारा यहाँ पर क्या है, इस ग्रुप से अलग हो जाएगा, और अलग ही पूछा था तो यही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज़ है, इसमें ये देखिए घट रही है 87 से 71, फिर 57, फिर 45, फिर 35। तो यहाँ पर क्या क्या मतलब माइनस हो रहा है, क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो हमें देखना है। 87 से 71, तो यहाँ पर देखिए 16 जो है वो कम हुआ है, सिर्फ 16 का डिफरेंस है। अब 271 से हम 257 तक अगर चलते हैं तो 57 और 461, तो यहाँ पर कितना है, 14 का डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से यहाँ अगर आएंगे, यहाँ से यहाँ तो 45 और 10 होता है 55 और 2 57, तो यहाँ पर आपका 12 का डिफरेंस है। और यहाँ पर देखें तो 45 से 35 आपका 10 का डिफरेंस है। इसका मतलब आगे जो होगा वो आपका 8 का डिफरेंस होगा, और जब इसमें से 8 हम माइनस करेंगे तो आपका क्या है, 227 जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। इफ 1 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट एंड 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट इन द नंबर। अच्छा, नंबर हमारे पास क्या है, 7 4 5 8 1 2 3। इसने कहा है कि जो ऑड है, ऑड डिजिट है, उसमें एक ऐड करना है, वो जो इवन है उसमें क्या है, उसमें 2 सब्ट्रैक्ट करना है, -2 करना है। तो बताना है फिर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी द फोर्थ फ्रॉम द राइट। राइट से फोर्थ हमें देखनी होगी। ठीक है, पहले हम इसको नई डिजिट बना लेते हैं कि नई डिजिट हमारी क्या होगी। देखिए 7 आपका क्या है, ऑड है, +1 करेंगे 8 आ जाएगा। 4 आपका इवन है तो -2 करेंगे 2 आ जाएगा। 5 में +1 करेंगे 6 आ जाएगा। 8 में -2 करेंगे क्योंकि इवन है तो 6 आ जाएगा। 1 ऑड है तो +1 करेंगे 2 आ जाएगा। 2 आपका इवन है, -2 करेंगे 0 आ जाएगा। 3 आपका ऑड है, +1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये आपका रिजल्ट आ गया। अब इसने कहा है कि फोर्थ फ्रॉम द राइट, यानी कि ये दाएं से चौथा जो नंबर है वो आपका क्या होगा। तो दाएं से चलेंगे हम, 1 2 3 और चौथा जो होगा वो आपका 6 होगा, यानी 6 आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। अकॉर्डिंग टू द सर्टेन लॉजिक 19 इज रिलेटेड टू 57। 19 57 से रिलेटेड है। आपका 32 जो है वो 96 से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे। तो 19 दूनी 38, 19 30 57, देखिए 3 गुना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें तो 30 3 90, 2 3 6, यहाँ भी आपका 3 गुना हुआ है। तो बस जो आपका 22 पूछा है इसका भी 3 गुना कर देंगे तो 22 इंटू 3 होता है आपका 66। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। सेलेक्ट द पेयर दैट फॉलोज द सेम पैटर्न। अच्छा, जो इनमें पैटर्न फॉलो हुआ है बताना है कि इनमें वो कहाँ पर पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। तो पहले पता करते हैं कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। तो इसमें देखिए एन से आया एम, एन से आया एम, तो एन आपका 14 होता है, एम आपका 13 होता है, तो पहले में -1 हुआ है। दूसरा अगर देखें तो एन से आया एल, एन होता है आपका 14 और एल होता है 12, तो यहाँ पर क्या है आपका -2 हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, -2 हुआ है। थर्ड वाले में अगर देखें तो थर्ड में आपका क्या है, क्यू है और क्यू से आर हुआ है। क्यू 17 होता है और आर आपका यहाँ पर आर आपका 18 होता है, तो यहाँ पर आपका +1 हुआ है। अब इसमें भी देख लेते हैं कि क्या सेम है। तो आर से क्यू, हाँ बिल्कुल सही है, R18 Q17 -1 हुआ है। दूसरे आर से पी 16 है और आर आपका 18 है, -2 हुआ है, बिल्कुल सही है। डी से ई +1 हुआ है, तो हमें देखिए हमारा पैटर्न मिल चुका है। फर्स्ट लेटर -1, सेकंड -2 और थर्ड आपका +1, यही हमें देखना है।
तो पहले वाले में जे 10 होता है तो यहाँ पर आपका 9 आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। एल आपका 12 होता है, ठीक है, एल आपका 12 होता है तो 12 माइनस 2 आपका 10, यानी कि आई के बाद आपका जे आना चाहिए था, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। सेकंड वाले पर चलते हैं, सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड क्या है आपका के है, के आपका 11 होता है, 11 माइनस 1 जे, बिल्कुल सही है, पहला वाले में -1 है। डब्ल्यू आपका 23 है, यू आपका 21 है तो यहाँ पर -2 है, बिल्कुल सही है। पी आपका 16 है, क्यू आपका 17 है तो यहाँ पर +1 हो रहा है, यानी कि सेकंड वाला जो होगा वो आपके पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। प्लस का मतलब है सब्ट्रैक्शन, माइनस का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई का डिवीजन और डिवीजन का एडिशन। तो बताइए इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या होगी। तो 157 माइनस की वैल्यू क्या बताई थी, मल्टीप्लिकेशन 7, और डिवाइड का मतलब क्या था, डिवाइड मीन्स एडिशन, तो यहाँ पर एडिशन 17, प्लस का मतलब था सब्ट्रैक्शन 1818, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब था डिवीजन, तो यहाँ पर 18 है। तो बताइए इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या है बॉड मास यूज़ करेंगे, तो बॉड मास के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपका 101 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49, 4 आया, 7 5 35 और 4 आपका आया 39, और 7 एकम 7 और 3 10, 1099 जो है वो आपका यहाँ पर आया है, प्लस 17 और -101, ये आपका जो है यहाँ पर आंसर मतलब ये आपका कैलकुलेट हो गया है। अब हमें इसमें ऐड करना है, इसको यहाँ पर माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हम चाहें तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। तो देखिए 9 और 7 16, 16 में से 1 गया तो आपका यहाँ पर 15, यानी कि लास्ट में जिसमें भी 5 होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्योंकि लगभग सब में अलग अलग थी और 0 किसी में आ नहीं रहा, तो यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा। सारा सॉल्व करने की आपको यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा आपको बताना है कि सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो इसमें भी देखिए नंबर आ रहा है, तो सबसे पहले हम नंबर ही निकालेंगे। नंबर निकालने का फ़ायदा क्या होगा कि दो जो ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे। देखिए 97 है, 97 से आया 133, तो ये कितना ऐड हुआ है, यहाँ पर 36 ऐड हुआ है। यहाँ पर अगर देखें तो देखिए 36 ही ऐड हुआ है, और यहाँ पर भी क्या है आपका 36 ही ऐड हुआ है। अब इसमें भी 36 ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, यानी कि 241 आ जाएगा। तो 242 वाले दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत हो जाएंगे। अब हमें देखना है कि किस एक लेटर से हम यहाँ पर अपना जो पैटर्न है उसको फाइंड करेंगे। देखिए इसमें एन है और इसमें ओ है, तो पहला वाला ही निकालेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। तो पहला वाला देखिए डी है, डी से आया एम, तो डी आपका 4 होता है, एम आपका 13 होता है, तो यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर आपका 9 ऐड हुआ है। अब 13 से आया आपका वी, तो वी आपका कितना है 22 होता है, तो यहाँ पर भी आपका 9 ही ऐड हो रहा है। ठीक है, और वी आपका 22 है, तो इसमें अगर 9 ऐड करेंगे, तो 9 अगर ऐड करेंगे तो 22 और 4 26 और 5, हाँ बिल्कुल सही बात है 5, और इसमें जब आप 9 ऐड करेंगे तो 9 और 5 14, 14 होता है आपका एन, तो एन से जो भी स्टार्ट होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत हो जाएगा। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर रीजनिंग के। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा। यहाँ पर भी क्या है, प्लस और माइनस को इंटरचेंज किया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटरचेंज किया है। तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए 18 प्लस 135, मल्टीप्लिकेशन की जगह पे आएगा आपका डिवीजन 27 इंटू 12 और -16 आ जाएगा। ठीक है, तो 27 है आपका, तो 25 पंजे 125 होता है, तो ये आपका 27 पंजे 135 5 बार कटेगा। ठीक है, अभी 18 प्लस 5 इंटू 12, ठीक है, तो 12 पंजे ये आपका 60 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 60 ही लिख देता हूँ, 60 माइनस 16। तो यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट से अब आप कर सकते हैं, तो 8 -6 2 आपकी यूनिट डिजिट आएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से रीजनिंग के 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, जो है आपका जनरल अवेयरनेस का। इसके भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 इज अ न्यू इंडियन लॉ दैट रिप्लेसेस द कंसोलिडेट हाउ मेनी प्रीवियस एक्ट रिलेटेड टू फॉरेनर एंड इमिग्रेंट्स। अप्रवासन और विदेशी अधिनियम 2025 एक नया भारतीय कानून है जो विदेशियों और अप्रवासियों से संबंधित कितने पिछले अधिनियमों को प्रतिस्थापित और समेकित करता है। तो देखिए ये जो रूल है ये आपका जो फॉरेनर्स हैं, जो विदेशी लोग हैं और अप्रवासी हैं, उनके लिए बनाया गया है। पहले 6 अलग-अलग कानून थे, अब उन 6 को मिक्स करके एक ही कानून यहाँ पर बना दिया गया है। तो कितनों को मिक्स करके 6 कानूनों को, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले 6 कानून थे। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025 रिप्लेस करता है, रिप्लेस एंड कंसोलिडेट 6 प्रीवियस एक्ट्स दैट वर हिस्टोरिकली यूज टू रेगुलेट द एंट्री, मतलब जो भी आपके इमिग्रेंट हैं या फॉरेनर हैं उनकी एंट्री, उनके स्टे और उनके एग्जिट को लेकर जो भी रूल रेगुलेशन थे वो आपके 6 एक्ट थे, उनको सबको मिला करके एक बना दिया गया है। ठीक है,
उनको मतलब मॉडर्न फ्रेमवर्क में आधुनिक ढांचे में विलय करके सरकार क्योंकि इससे क्या है, सरकार का लक्ष्य है कि कानूनी प्रक्रिया को बहुत सरल बनाना है और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन यानी कि नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो है उसमें सुधार करना है। तो 6 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स which of the following gases is produced that is known to cause dizziness, headache and interference with normal heart function। जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो चक्कर आना, सिरदर्द और सामान्य हृदय क्रिया में हस्तक्षेप के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बात हो रही है इनकम्प्लीट कंबशन यानी कि अपूर्ण दहन। कोई चीज़ अगर हम जला रहे हैं, ठीक है, और उसका वो पूरी तरह से नहीं जल पा रही है। क्यों नहीं जल पा रही है? क्योंकि उसको कंप्लीट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रही है। तो जब उसको कंप्लीट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती है तो वहाँ पर आपकी CO गैस, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और ये गैस जो है वो आपकी कलरलेस होती है, ऑडरलेस होती है, यानी कि रंगहीन और गंधहीन होती है, यानी कि ना तो इसमें रंग होता है ना ही किसी तरह की स्मेल होती है। और ये ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ही अधिक मजबूती के साथ, बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ जुड़ जाती है कंपैरेटिवली। मतलब अगर कंपैरिजन करें ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन की तुलना में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में जो CO है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ बहुत अधिक मजबूती से जुड़ जाती है। ठीक है, इसके लक्षण क्या होते हैं? इससे ब्लड की जो है O2 ले जाने की जो एबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, जिससे चक्कर आना, सिर दर्द और आपकी जो नॉर्मल हार्ट फंक्शन है वो मतलब उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। आपने देखा होगा अभी-अभी देखिए सर्दी का सीज़न गया है, तो सर्दी के सीज़न में आपने कई बार सुना होगा कि अंगीठी जलाकर सोए थे और सोते के सोते रह गए। वहाँ पर वो सेम रीज़न है, इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है वो सेम रीज़न होता है। क्यों? देखिए यहाँ पर कोयले जलते हैं, कोई अंगीठी में अक्सर कोयला ही जलाया जाता है। कोयला जलाया जाता है, अब देखिए बंद कमरे में कोयला जल रहा है। अब कोयले को जलने के लिए मतलब आग जलने के लिए आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो कमरे के अंदर उसको मतलब जो जितनी सप्लाई मिलनी चाहिए ऑक्सीजन की वो नहीं मिल पाती है, यानी कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है इसको मिल पाती है। और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के मिलने के कारण ही वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का जो रिसाव है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बननी स्टार्ट हो जाती है। और क्योंकि ये गैस ना तो इसमें रंग होता है और ना ही इसमें किसी तरह की गंध होती है, और ये आपके हार्ट को और आपके ब्रेन को भी क्या है अफेक्ट करती है, जिससे कई बार क्या होता है, और जब ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड उस कमरे में आ जाती है तो फिर लोगों के लिए वो मौत का सबब बन जाती है। कितनी ही मौतें आप हर सीज़न में सर्दी के सीज़न में सुनते होंगे कि अंगीठी जलाकर सोए थे और वो सोते के सोते ही रह गए, पूरे-पूरे परिवार खत्म हो जाते हैं। तो कभी भी ऐसे कमरे में अंगीठी जलाकर ना सोएँ जहाँ पर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड हो। या तो आप खुले में बैठें या फिर आप गेट को ओपन करके ही, या फिर उसमें वेंटिलेशन इतना होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो वहाँ पर मिलती रहे और वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ना बने। ठीक है? तो ये प्रिकॉशन भी है आपके लिए, सावधानी है। और जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो बताया गया है वही रीज़न होता है आपका इनकम्प्लीट कंबशन होता है बिकॉज़ ऑफ लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई। तो वहाँ पर CO बननी स्टार्ट हो जाती है और फिर वो मौत का कारण बन जाती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को आप क्या कहते हैं? लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट व्हाट मेजर हैज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन? विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने क्या उपाय किया है? नई इकाइयाँ स्थापित करने के लिए उद्योग लाइसेंस को फिर से शुरू किया है, भारतीय उद्योगों में बहुराष्ट्रीय निगमों की भागीदारी को सीमित किया है, विदेशी वस्तुओं और सेवाओं पर आयात शुल्क बढ़ाया है, या कर छूट के साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया है। ठीक है, तो इसने कहा कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, जो आपका टैक्स था, सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, इसको SEZ शॉर्ट में SEZ भी बोलते हैं, सेट किया है विद टैक्स एग्जेम्पशन, कर छूट के साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र को स्थापित किया है विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लाइट इज करेक्ट? लाइट के रिगार्डिंग, प्रकाश के संबंध में कौन सा सही है? लाइट कैन ओनली ट्रेवल इन वैक्यूम, प्रकाश केवल निर्वात में यात्रा कर सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है। प्रकाश जो है आपका वैक्यूम में भी कर सकता है और आपका एयर में भी कर सकता है, वाटर में भी कर सकता है। तो लाइट जो है वो आपका कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, ये बिल्कुल सही बात है। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको यात्रा करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। प्रकाश को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश की गति समान नहीं होती है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा,
Which session of United Nations Conference on Trade and Development was held in Geneva from 20 to 23 अक्टूबर 2025? 20 से 23 अक्टूबर 2025 तक जिनेवा में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का कौन सा सत्र आयोजित किया गया था? 16वां, चौथा, 45वां या फिर 51वां? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 51वां। ठीक है, अब देखिए 2026 में ये कहाँ पर होने वाला है? तो ये आपका रियाद सऊदी अरेबिया में होने वाला है। कहाँ पर? रियाद सऊदी अरेबिया में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ डिडक्शन? राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से कौन सी कटौती की मद नहीं है, यानी कि क्या कट नहीं किया जाता है? डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स या फिर सब्सिडी? तो देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है कि डिडक्शन, तो ये भी डिडक्शन होता है, ये भी और ये भी। जो सब्सिडी है वो आपकी डिडक्ट नहीं होती है, बल्कि वो आपकी ऐड की जाती है। ठीक है, जो राष्ट्रीय गणना होती है, जो आपकी कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम होती है, उसमें सब्सिडी को ऐड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। इन 2025 एक्सपर्ट फ्रॉम MNNIT इलाहाबाद, IIT ग्वालियर and PEC Chandigarh jointly developed a high-speed antenna for future telecom networks. What increase in data speed has been targeted? 2025 में MNNIT इलाहाबाद, IIT ग्वालियर, PEC चंडीगढ़ के विशेषज्ञों ने संयुक्त रूप से भविष्य के दूरसंचार नेटवर्क के लिए एक उच्च गति वाला एंटीना विकसित किया। डेटा गति में कितनी वृद्धि का लक्ष्य इसमें रखा गया था? 1 GB से 5 मतलब 1 GB पर सेकंड से 5 TB पर सेकंड। TB मतलब टेराबाइट होता है, GB मतलब गीगाबाइट होता है। तो 1 GB पर सेकंड से 1 TB पर सेकंड, 1 GB पर सेकंड से 100 GB पर सेकंड, या 1 GB पर सेकंड से 10 GB पर सेकंड? तो इसका जो इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था आपका 1 GB पर सेकंड से 1 TB, 1 TB पर सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द साइड चेन ऑफ अमीनो एसिड अर्जिनिन? अमीनो एसिड अर्जिनिन की पार्श्व श्रृंखला में कौन सा कार्यात्मक समूह मौजूद होता है? इंडोल, ग्वानिडिनो, थियोल या फिर आइसोप्रोपिल? ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है अमीनो एसिड अर्जिनिन की। तो अर्जिनिन इज अ बेसिक अमीनो एसिड। ये कैसा होता है? बेसिक होता है। ठीक है, एसिडिक नहीं होता है, बेसिक होता है अमीनो एसिड। एंड इट्स साइड चेन कंटेन अ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। एक इसकी साइड चेन जो है उसमें एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप होता है, सॉरी, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं आप ग्वानिडिनो चेन। ठीक है, ग्वानिडिनो ग्रुप कहा जाता है, ग्वानिडिनो ग्रुप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप एट ग्लोबल FinTech Fest 2025 which allows user to securely block and manage credit limit of specific purposes on merchants and UPI apps? भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया जो उपयोगकर्ताओं को व्यापारियों और यूपीआई ऐप पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए क्रेडिट सीमा को सुरक्षित रूप से ब्लॉक और प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है? तो IoT मर्चेंट है, बैंकिंग कनेक्ट है, यूपीआई हेल्प या फिर यूपीआई रिजर्व पे है? तो ऑप्शन नंबर 4 यूपीआई रिजर्व पे आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और जीएस के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट कंसेप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही अवधारणा को चुनना है। रियल जीडीपी इज इवैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट करंट प्राइसेस। वास्तविक जीडीपी मौजूदा कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन है। दूसरा है रियल जीडीपी इज इवैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कांस्टेंट प्राइस। वास्तविक जीडीपी जो है वो स्थिर कीमत पर वस्तु और सेवाओं का मूल्यांकन है। तो ये बात आपकी एकदम सही है। रियल एंड नॉमिनल जीडीपी आर बोथ सेम, तो ये सेम नहीं है। नॉमिनल जीडीपी इज वैल्यू ऑफ जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ये भी आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वास्तविक जीडीपी स्थिर कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से जीएस के 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये सभी प्रश्न जो है वो समझ में आए होंगे, इनके उत्तर आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, जो है आपका मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसके भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 1। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर मोर देन रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर। यानी कि एक बड़ा स्फीयर है, एक छोटा स्फीयर है। इसने कहा है कि जो बड़े स्फीयर की रेडियस है वो छोटे से 6 ज़्यादा है। तो हमने मान लिया कि जो स्मॉलर स्फीयर है उसकी रेडियस r है। ठीक है, तो जो कैपिटल स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? r + 6 हो जाएगी। इसने कहा कि द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर स्फीयर इज
3168 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन दैट ऑफ द स्मॉल स्फीयर, यानी कि जो आपका सरफेस एरिया है बड़े वाले स्फीयर का जिसकी रेडियस r+6 है वो 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है छोटे वाले स्फीयर से। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr² होता है, ठीक है, 4πr² होता है। तो यहाँ पर जो है ये इतना ज़्यादा है, यानी कि इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है बड़े वाले का ये 4π, बड़े वाले के लिए हमने मान लिया कैपिटल R², ठीक है, और छोटा वाला जो है वो πr स्मॉल r का स्क्वायर, इनका जो डिफरेंस है वो 3168 होगा, ठीक है। अब इसमें हम देखिए 4π कॉमन ले सकते हैं, तो 4 × 22/7 हमने कॉमन ले लिया, पाई की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है। कैपिटल R की जो वैल्यू है वो कितनी है r+6 है, r+6 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3168। तो सबसे पहले इसको 4 से हम यहाँ पर काट लेते हैं, तो 4 सत्ते 28, 36 बता 4 9 36 और 4 दूनी 8। उसके बाद देखिए 11 से इसको अगर हम काटें तो 11 से देखिए 11 से ये 2 बार, ठीक है, तो 11 से ये आपका 2 बार कटेगा और 11 से इसको काट कर देखते हैं 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, ये 2 से भी कट जाएगा 36 बार, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या बचा, अभी हमारे पास देखिए ये बचा हुआ है और नीचे 7 है, तो 7 इधर आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 7 यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। ये 36 × 7 बचेगा और आपका ये राइट लेफ्ट में ये बचा हुआ है। तो ये a² - b² का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा r+6 - r, ठीक है, और r+6 + r, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 36 × 7। अब यहाँ पर देखिए r से r कट गया, ये आपका 6 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको ऊपर थोड़ा रफ कर लेता हूँ जिससे कि हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से 6 बचा और यहाँ से आपका 2r+6 बचा इज इक्वल टू 36 × 7 बच रहा है, ठीक है। देखिए 6 से ये 6 बार कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा है, तो ये 7 × 6 42 बचा, तो 2r इज इक्वल टू 42 - 6 से 6 इधर ले आएंगे, तो ये कितना बचेगा आपका 36 बचेगा और 2 से ये 18 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि स्मॉल r की वैल्यू हमारी 18 आ गई। स्मॉल r हमारा क्या है, स्मॉल r जो है वो छोटे वाले स्फीयर यानी स्मॉलर स्फीयर की रेडियस होगी। यहाँ पर हमसे क्या पूछी थी, फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर, तो यहाँ पर हमसे पूछिए लार्जर स्फीयर, तो लार्जर स्फीयर की रेडियस 6 ज़्यादा है स्मॉलर से, तो 18 में हम 6 ऐड कर देंगे तो 24 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ अ फैन 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड देन अलाउज a discount of 25% on mark price. If he gains ₹137, find the mark price of the fan. एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, ठीक है, और फिर अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और उसे 137 रुपये का लाभ होता है, तो बताइए कि पंखे का जो अंकित मूल्य था वो कितने रुपए है। देखिए बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। हमने मान लिया कि जो पंखे का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, वो 100 रुपये है। पंखे का जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 रुपये था, लेकिन उसने उसको 40% ऊपर मतलब अबव रखा, यानी 140 रुपये रख दिया, ठीक है। ये क्या है, ये मार्क प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। अब ये कहता है कि जो मार्क प्राइस था उस पर उसने 25% की छूट दी। 25% का डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, हमने आपको बता रखा है। चाहे तो आप इसको 1/5 लिख लें, सॉरी 1/4 लिख लें, या फिर आप इसको 70 कितना बचेगा, ये 75/100, ठीक है। 100 में से हम 25 को माइनस कर देंगे तो डिस्काउंट आपका यहाँ पर आ जाएगा 25 × 75 और 25 चौके आपका 100 हो जाएगा। अब इसको 4 से हम यहाँ पर काट लेते हैं, तो 4 से कितनी बार कटेगा, 35 दूनी 70, तो 35 आ जाएगा, ठीक है। अब 35 × 3, तो ये कितना बचा, ये आपका 35 × 3 ये आपका 105 बचा, ठीक है, 105 बचा, यानी कि CP उसका कितना था, 100 रुपये था, और जो उसने बेचा है, जो उसने जो वस्तु बेची है, ठीक है, पंखा जो बेचा है, फैन जो बेचा है वो 105 रुपये का बेचा है, ठीक है। कब, जब मान लीजिए उसका CP 100 रुपये था, उसने उसको 140 का मार्क किया, उसके बाद उसने 25% का जब उसको डिस्काउंट दिया तो वो 105 रुपये का बना, ठीक है। यानी कि 100 रुपये की जो चीज़ थी उसने उसको 105 रुपये में बेचा, यानी उसको 5 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर लाभ उसे कितना दे रखा है, लाभ दे रखा है 137 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पर 5 की जो वैल्यू है वो हमें 137 दे रखी है, 5 की वैल्यू 137 के बराबर दी हुई है, तो 1 की हम निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 137 / 5, ठीक है। ये आ गई 1 की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, इसने पूछा है कि तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, तो पंखे का जो है अंकित मूल्य बताना है, तो पंखे का अंकित मूल्य 140 था, ठीक है। CP तो आपका 100 था, अंकित मूल्य 140 था, तो 140 के लिए हम 140 के यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको 5 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 137 की मल्टीप्लाई 28 में करेंगे तो पंखे का जो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, वो यहाँ पर आ जाएगा।
तो अब देखिए यूनिट डिजिट से करेंगे क्योंकि सबकी जो यूनिट डिजिट है वो यहाँ पर अलग-अलग है। तो 7 की 8 में मल्टीप्लाई 7 8 56 यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में ही आपका यूनिट डिजिट 6 है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? पूरी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर क्या है थोड़ी-सी चीज़ समझनी थी कि ₹100 हमने माना उसका जो है सीपी था, उसने उसको 40% अबव मार्क किया यानी ₹140 का, फिर उस पर 25% का उसने क्या है डिस्काउंट दिया, तो वो चीज़ ₹105 में बेची यानी कि 100 की चीज़ जो है ओवरऑल 105 में बिकी, उसको ₹5 का लाभ हुआ। ₹5 की जो वैल्यू है वो उसने यहाँ पर 137 के बराबर दे रखी थी, हमको 140 की बतानी थी क्योंकि उसने मार्क प्राइस पूछा था। तो 137/5 गुणा में 40 आंसर आपका क्या आ जाएगा ₹3836 ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, फाइंड द पेरीमीटर इन of a regular nonagon whose side are a certain multiple of side of another regular nonagon having a perimeter of 1017 सेंटीमीटर। अच्छा यानी कि एक रेगुलर पॉलीगन हमारा है जिसका पेरीमीटर इतना है, ठीक है। अब हमें दूसरे का पेरीमीटर बताना है जो पहले वाले की साइड का कुछ मल्टीपल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि जो पेरीमीटर होता है, पहली पेरीमीटर ऑफ ए पॉलीगन क्या होता है एन इंटू एल। एन मतलब जितनी उसकी साइड है और एल इंटू एक साइड की लेंथ यहाँ पर होती है, ये आपका पेरीमीटर की वैल्यू होती है, ठीक है। तो नॉनागन है तो यहाँ पर 9 जो है वो साइड्स हैं और एक की जो लेंथ है वो हमें यहाँ पर निकालनी है। तो 9 इंटू एल हमारे पास 1 इंटू मतलब 1017 दे रखा है। अब इसको इससे काटेंगे तो 9 एकम 9, फिर से 9 एकम 9 और 9 तिया 27, यानी कि एल की जो मतलब जो लेंथ है एक साइड की वो 113 हमारे यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। 113 आ चुकी है। अब इसने कहा है कि दूसरा जो नौनागन है यानी कि दूसरा नौभुज जो है उसका पेरीमीटर हमें पता करना है जिसकी जिसकी जो साइड है वो इस साइड का कुछ ना कुछ मल्टीपल है, ठीक है। वो जो है साइड का कुछ ना कुछ मल्टीपल है। अब देखिए अगर हम इसको इसी को साइड मान लीजिए हमने माना कि वो एक है, मल्टीपल जो है वो एक है, मल्टीपल जो है वो एक है, तो साइड जो होगी दूसरे की भी 113 हो जाएगी। अब 113 में फिर से 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1017 आ जाएगा। अब मान लीजिए हम अगर यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देते तो इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई हो जाती, ठीक है। 1017 में भी क्या है क्योंकि 113 में हम 2 की मल्टीप्लाई करते हैं और 9 साइड है तो फिर से 9 की मल्टीप्लाई होती। तो 113 इंटू 9 हमारे पास 1017 ऑलरेडी है, 2 की मल्टीप्लाई करते तो इसका डबल हो जाता 1017 यानी कि 2034 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2034 ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है। अगर हम यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करें, 3 की मल्टीप्लाई करें तो ये 3000 कितना 51 हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा पेरीमीटर भी, तो 3051 हमारे यहाँ पर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है ऐसा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखा भी है नॉट बेस्ड ऑन दी ऑप्शंस द मल्टीपल इज 3, ठीक है। तो हमने जो हमारे पास जो पेरीमीटर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग नोनागन की जो साइड है वो आपकी 113 सेंटीमीटर आ रही है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो हमें एल जो है लेंथ ऑफ जो नोनागन है दूसरा वाला जो है वो 113 इंटू 3 लेनी होगी। जब आप इसकी 33 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब हमारे पास लेंथ जो है वो 339 आ गई। अब इसका अगर हम क्या निकालें पेरीमीटर निकालें, अब देखिए क्योंकि 9 साइड्स है तो इंटू 9 करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 3051 ही आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, मुकुल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 11 डेज। मुकुल जो है किसी काम को 11 दिनों में कर सकता है। आफ्टर वर्किंग अलोन फॉर 3 डेज, 3 दिन काम करने के बाद व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क रिमेनिंग अनफिनिश्ड, कितना जो काम है वो उसका बच जाता है, यानी कि 3 दिन उसने काम कर लिया उसके बाद कितने दिन का काम उसके पास बचा हुआ। देखिए मुकुल पूरे काम को 11 दिन में करता है। हमने मान लिया कि मुकुल एक दिन में कितना काम करेगा, तो 11 का मतलब 11 का एक हिस्सा कर पाएगा एक दिन में वो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 3 दिन तक उसने काम किया तो 3 दिन में वो कितना काम करेगा, तो 11 के 3 हिस्से कर पाएगा, ठीक है। 3 दिन में उसने इतना काम कर लिया 3/11। टोटल काम कितना होना था, टोटल काम तो मतलब हम टोटल काम तो 1 ही मानेंगे। तो अब इसको क्या है हम यहाँ पर 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 3/11, 1 माइनस 3/11, तो आपका कितना आ जाएगा ये आपको कितना आ जाएगा 8/11 आ जाएगा, ठीक है। 8/11 यहाँ पर 3 दिन काम किया ना उसने, यहाँ 3 दिन काम किया तो 8 3 11, 8/11 काम जो है अभी हमारा यहाँ पर बचा हुआ है। अगर वो 8 दिन और काम कर लेता तो फिर वो क्या है, क्योंकि 11 दिन में पूरा करता है तो 8 दिन और काम कर लेता तो काम उसका पूरा ही हो जाता। तो बचा हुआ जो काम है वो आपका 8/11 है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, टू रनर्स स्टार्टेड एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट। 2 रनर हैं, मान लीजिए ए है और बी है, एक ही पॉइंट से वो रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
पॉइंट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। अच्छा, सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक पर एक ही पॉइंट से वो, मान लीजिए ये पॉइंट है, वो यहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं। एक जो है वो चाहिए 400 मीटर का है, 400 मीटर का है। तो रनर ए 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता है, ए जो है, और बी जो है वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता है। ये कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल ए टेक टू बी 1 लैप अहेड ऑफ द बी। अब देखिए, क्योंकि ए जो है वो तेज़ दौड़ रहा है, तो ए कहीं ना कहीं तेज़ आगे बढ़ता जाएगा और बी थोड़ा पीछे रहता जाएगा। तो ऐसा कब होगा कि जो ए है वो एक पूरा चक्कर का उससे आगे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या है, रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे? क्योंकि दोनों एक ही साइड में भाग रहे हैं, ठीक है। तो जब दोनों एक ही साइड में जाते हैं तो जो हमारी स्पीड है वो यहाँ पर क्या है, माइनस हो जाती है। तो रिलेटिव स्पीड हमारी 6 - 4 क्या हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो बी पीछे होता जाएगा और ए जो है वो आगे होता जाएगा। टोटल जो मतलब डिस्टेंस है वो आपकी 400 मीटर है। तो 400 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना टाइम यहाँ पर लग जाएगा, 200 सेकेंड का टाइम उसको लगेगा कि मान लीजिए जो बी अगर यहाँ होगा तो ए एक चक्कर काट के फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक चक्कर आगे होने में 200 सेकंड का टाइम ए को लग जाएगा बी से। तो ऑप्शन नंबर ए 1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 2:3:4 इफ इट्स वॉल्यूम इज 3000 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट एज। एक घनाभ की विमाएं 2, 3 और 4 के अनुपात में है, 2, 3 और 4 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना होता है हमारा, LBH होता है, ठीक है। कितना दे रखा है, 3000 दे रखा है, 3000 दे रखा है। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई बतानी है। तो देखिए, ये रेशियो दे रखा है, तो हमने मान लिया कि ये जो साइड्स हैं ये 2x, 3x और 4x हैं, ठीक है। अब इनमें किसी को भी आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो मान सकते हैं। ये एल हो गया, ये बी हो गया, ये आपका एच हो गया, हमने मान लिया। तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। कितना दे रखा है, 3000 हमें दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए, 3 से यहाँ पर कितना 1000 बार कट जाएगा। हमारे पास कितना बचा, 4 दूनी 8 बचा, और ये एक्स की क्यूब बचा। एक्स की क्यूब इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो 1000 कितना होता है आपका, 10/2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से 5 बार, तो कितना आ गया आपका, x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 5 की क्यूब हमारे पास आई है, यानी x की वैल्यू 5 हमारे यहाँ पर आ जाएगी। अब इसने कहा कि सबसे छोटी भुजा, तो रेशियो में जो सबसे छोटा है वही आपका सबसे छोटा होगा। तो 2x यानी कि 2 × 5, 10 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सबसे छोटी साइड है, स्मॉलेस्ट एज जो है वो आपका यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। If the person travels at a speed of 15 किलोमीटर पर आवर, he reaches the station 20 मिनट आफ्टर द ट्रेन डिपार्ट। अच्छा, अगर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो 20 मिनट बाद पहुंचता है, और अगर वो 16 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो 18 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताइए कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर्सन। तो मतलब जहाँ से वो चल रहा था वहाँ से स्टेशन के बीच की दूरी, ये भी हम कह सकते हैं कि वो स्टेशन पर पहुँच रहा है, या डिस्टेंस जो वो ट्रैवल कर रहा है वो कितनी है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ऐसे केस में, तो देखिए स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 और दोनों स्पीड का डिफरेंस, ठीक है। तो पहली स्पीड है 15 किलोमीटर, दूसरी है 16 किलोमीटर, तो दोनों का डिफरेंस क्या कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। और इनटू यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर जो आपका टोटल टाइम डिफरेंस होगा। जब टोटल टाइम डिफरेंस का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल टाइम डिफरेंस, ठीक है। टाइम का डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, देखिए पहले वो 20 मिनट पहले पहुंच जाता था, मान लीजिए कि यहाँ पहुंचना था उसको, पहले 15 मिनट पहले पहुंचा, सॉरी 20 मिनट पहले पहुंचता था, और फिर वो 18 मिनट पहले पहुंच रहा था, ठीक है। 20 मिनट बाद पहुंच रहा था, पहले वो 20 मिनट बाद पहुंच रहा था, अब वो 18 मिनट पहले पहुंच रहा था। टोटल टाइम का डिफरेंस कितना है, वो आपका 38 है। दोनों को ऐड करेंगे 38 है। तो S1 कितना है आपका 15 है, S2 कितना है 16 है, डिवाइडेड बाई 1 इंटू 38। 38 क्या है आपका यहाँ पर मिनट है, ठीक है। तो मिनट है, हमको क्या है घंटे में चेंज करना होगा, क्यों, क्योंकि स्पीड भी आपकी क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में, आंसर भी आपका किलोमीटर में दे रखा है, तो इसको भी हम क्या है घंटे में चेंज कर लेंगे, तो नीचे आपका 60 आ जाएगा। अब इसको काट पीट कर लेंगे, तो देखिए 15 से 4 बार, 15 चौका 60 और 4 चौक 16। अब 38 में हम 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए सारे ऑप्शन यहाँ पर क्या है अलग अलग तो नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 38, 4 8 32 और 4 3 12, 12 और 3 15, 152 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, अ वायर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर हुज एनक्लोज्ड एरिया इज 484 स्क्वायर सेंटीमीटर। किसका स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए हमने मान ली साइड है, कितना है 484 है, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। तो साइड कितनी हो जाएगी, तो ये आप जानते हैं कि ये आपका 22 का स्क्वायर है। तो ये जो है हमारे यहाँ पर 22
सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसने कहा है इफ़ द सेम वायर इज रीबैट टू फॉर्म ए सर्कल, अगर उसी वायर को मोड़ कर एक सर्कल बना दिया जाए। पहले क्या था, पहले उसका एक स्क्वायर बन रहा था, ये रेक्टेंगल बन गया है, आप इसको स्क्वायर ही कंसीडर करें, ठीक है, ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर मान लीजिए इसको। उसके बाद इसको मोड़कर एक सर्कल बनाया गया, तो उस सर्कल का क्या है, आपको एरिया बताना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ए हमारा यहाँ पर क्या है, एक साइड आई है, क्या 22, तो इसका हमें पेरीमीटर बताना होगा, क्योंकि इसका जितना पेरीमीटर होगा उतना ही इसका क्या आ जाएगा, उतना ही इसका हमारा जो सरकमफ्रेंस है वो आ जाएगी, ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना होता है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 22 कितना आ जाएगा आपका, 88 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी वायर को मोड़कर जो है एक सर्कल बना दिया गया, तो इसकी परिधि यानी इसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो क्या होता है आपका 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर की वैल्यू क्या, 88 ही रहेगी, 88 ही रहेगी। 2 इंटू 22/7, यहाँ से क्या है हम रेडियस निकाल लेंगे, और रेडियस निकालेंगे तो फिर हम आसानी से यहाँ पर अपना जो एरिया है उसको भी निकाल सकते हैं, इंटू आर इज इक्वल टू 88, ठीक है। तो 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, तो आर की वैल्यू यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो आर की वैल्यू आपकी 14 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगी। अब हमारे पास रेडियस आ चुकी है इस सर्कल की कितनी, 14। बस अब अगर रेडियस आ चुकी है तो हम इजीली इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई 22/7 आर 14 इंटू 14, तो 7 दूनी 14, यहाँ पर क्या है 44 इंटू 14, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 चौका 56, ठीक है। 6 देखिए आपका एक ही ऑप्शन में है, तो ये आपका क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 616 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका जो एरिया है वो यहाँ पर आ जाएगा सर्कल का। उस सर्कल का जो वायर से बनाया गया था, जो पहले एक एरिया सॉरी एक स्क्वायर बना हुआ था जिससे, और जिसका एरिया 484 स्क्वायर सेंटीमीटर था। अब जब उससे एक सर्कल बनाया गया तो उसका जो एरिया होगा वो 616 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, ए रिजर्वियर इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद इंटरनल डायमेंशन दिस। इसके डायमेंशन जो है वो आपके ये दिए हुए हैं। ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन इट कैन बी फिल्ड ओनली 90% ऑफ इट्स कैपेसिटी, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी स्टोर्ड। एक जलाशय है 12, 8 और 5, 12/8/5 मीटर की आंतरिक विमाएँ हैं, उसकी घनाभकार है, ठीक है। एक रुकावट के कारण उसकी क्षमता का केवल 90% तक ही भरा जा सकता है, तो बताइए उसमें कितना पानी जो है भरा जा सकता है। तो पहले हम क्या है, जब भी हम किसी की क्षमता निकालते हैं तो हम वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा LBH, यानी कि 12, 8 और 5 इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 8 इंटू 5, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन इसने कहा है ये आपका टोटल वॉल्यूम होगा, यानी कि 100% वॉल्यूम होगा, ठीक है। लेकिन इसने कहा है कि किसी रुकावट के कारण सिर्फ वो 90% तक ही भरा जा सकता है, ठीक है। तो 90% यानी कि ये टोटल 100% की वैल्यू है, हमें निकालनी है कितने की, 90 की वैल्यू। बस आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, 0 से 0, और देखिए 5 से 2 बार और 2 से आपका 4 बार, ये कट जाएगा। 12 चौक 48, और 48 में फिर आप यहाँ पर क्या है 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यूनिट डिजिट से इसको कर सकते हैं 9×72, जिसमें भी यूनिट डिजिट 2 होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 432 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप चाहें तो पहले इसका टोटल वॉल्यूम निकाल लें। टोटल वॉल्यूम क्या है आपका 12 × 8 × 5, तो 8 पंजे 40, और 12 चौक 48, 480 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि 90% ही चाहिए हमें सिर्फ, तो 9/10 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 48 निम्मा, यही आया यहाँ पर आपका आया है। तो ये क्या है 432 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और मैथमेटिक्स के लास्ट क्वेश्चन पर। अ सॉलिड कोन हैज़ अ बेस रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कोन है जिसका जो बेस रेडियस है वो कितना है, 10 है, एंड हाइट जो है उसकी 24 है, ठीक है। अब ये कह रहा है इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्मॉलर कोन, इसको मेल्ट कर लिया गया और छोटे छोटे कोन बना दिए गए, ठीक है। छोटे छोटे कोन बना दिए गए जिनकी जो रेडियस है वो 5 है और हाइट जो है 12 है। अब बताना है कि कितने कोन जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि बड़े वाले को ऊपर रखते हैं और छोटे वाले को नीचे रखते हैं, और बस डिवाइड करके जितना आ जाता है उसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या है, देखिए मेल्ट करके जब कोई दूसरी फिगर बनाई जाती है तो हमेशा हम वॉल्यूम का यूज़ वहाँ पर करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो उतना का उतना ही हमारा रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन हमारा क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। देखिए कैपिटल आर और कैपिटल एच मैंने बड़े वाले का यूज़ किया है, और जो छोटे हैं इनके लिए हम स्मॉल आर और स्मॉल एच का यूज़ करेंगे। तो ये आ गया क्या आपका वॉल्यूम आ गया किसका, बड़े वाले का। नीचे आता है आपका छोटे वाले का, ठीक है। छोटे वाले 1/3 पाई स्मॉल आर इंटू एच, ठीक है। ये आपकी एन आ जाएगी, एन मतलब कितने बने,
ठीक है। तो 1/3 से 1/3 कट जाएगा, पाई क्योंकि कांस्टेंट है तो ये आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पर हमें आर और एच की वैल्यू बस रखनी है और आंसर हमारे यहाँ पर आ जाएगा। कैपिटल आर जो है वो आपकी 10 है, तो 10 × 10 यानी 10 का स्क्वायर, और एच आपकी कितनी है, एच आपकी 24 है। डिवाइड करेंगे स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर आपका यहाँ पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 5 × 5, और आपकी जो हाइट है वो यहाँ पर 12 है, तो बस इसको यहाँ पर काट लेंगे। ये आपका 5 दूनी 10 और ये भी आपका 5 दूनी 10 और ये भी आपका 12 दूनी 24, तो 2 2 2 यानी कि 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 जो है n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 8 ऐसे छोटे कौन बड़े कौन से बनाए जा सकते हैं जिनकी रेडियस आपकी 5 और जिनकी हाइट यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से मैथमेटिक्स के भी 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज वाले सेक्शन पर, इसके भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने होंगे। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस फॉर्म। ठीक है, हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, इसको बताना है कि फ्यूचर में कौन सा वाला ऑप्शन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। द मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेज, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, इसको हमें फ्यूचर में, तो फ्यूचर में आप सभी जानते हैं हम विल शैल का यूज़ करते हैं, तो द मैनेजमेंट विल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेज नहीं होगा, ठीक है, ऑर्गेनाइज वाज, ये देखिए फास्ट में चला गया, हैड है, ये भी आपका क्या है, पास्ट में ही आपका जा रहा है, तो विल वाला आपका एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, विल एक में है, बस आंख बंद करके इसी को आंसर कर देना है। आपको सेंटेंस में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो आपके काम की चीज़ है उसको देखिए और आगे बढ़ जाइए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में पूछा है इस बार। शी विल वर्क ऑन द प्रोजेक्ट एट 10 AM टुमारो। इस बार ये दिया है आपका फ्यूचर में और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में इसको पूछा है, तो कॉन्टिन्यूअस में आपको पता ही है कि ING फॉर्म आपकी आती है। ठीक है, शी वॉज तो नहीं आएगा, ये आपको क्या है, शी वॉज वर्किंग, मतलब ये पास्ट की बात यहाँ पर हो चुकी है, तो इसको हम नहीं लेंगे। फ्यूचर पर कंटिन्यूस में बताना है, तो शी विल बी वर्किंग, बिल्कुल इज नहीं आएगा और यहाँ पर वर्क्स नहीं आएगा, तो देखिए वही एक ही ऑप्शन है आपका यहाँ पर, बाकी 3 एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो शी विल बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट एट 10 AM टुमारो। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म। अच्छा, एक्टिव पैसिव की बात, एक्टिव दिया हुआ है, एक्टिव फॉर्म और पैसिव आपको यहाँ पर बताना है। द कमेटी माइट अनाउंस द रिजल्ट टुमारो। ठीक है, तो पैसिव में हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, तो द कमेटी माइट अनाउंस द रिजल्ट, तो द रिजल्ट यहाँ पर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो द रिजल्ट माइट का आपका माइट ही रहेगा। ठीक है, माइट का आपका माइट भी रहेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, द रिजल्ट माइट बी अनाउंस्ड। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर, देखिए बीइंग नहीं आएगा, शुड नहीं आएगा, माइट इसने खत्म ही कर दिया, तो माइट खत्म हो ही नहीं सकता है, तो ये क्या आ जाएगा, द रिजल्ट माइट बी अनाउंस्ड बाय द कमेटी टुमारो। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म। यहाँ पर भी एक्टिव में दिया है, पैसिव में आपको बताना है। दे आर बिल्डिंग अ न्यू लाइब्रेरी इन टाउन। ठीक है, इसको क्या है, दे आर बिल्डिंग अ न्यू लाइब्रेरी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, न्यू लाइब्रेरी है, तो ए न्यू लाइब्रेरी से आपका सेंटेंस जो है स्टार्ट होगा। ठीक है, अ न्यू लाइब्रेरी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर है, ठीक है, दे वो बना रहे हैं सब मिलकर, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो आपका यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पर क्या है आपका सिंगुलर ही वर्ब आएगी, तो अ न्यू लाइब्रेरी इज बीइंग बिल्ट इन टाउन, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाज नहीं आएगा, इज बिल्ट नहीं आएगा। ठीक है, ए न्यू लाइब्रेरी इज बिल्ट, अच्छा दे आर बिल्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस को जब हम चेंज करते हैं तो आपका बीइंग आ जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द अंडरलाइन इनकरेक्टली स्पेल्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड है आपका ये, अनन्या मेड अ रेलेवेंट पॉइंट ड्यूरिंग द मीटिंग, तो रेलेवेंट की सही स्पेलिंग आपको बतानी है। ठीक है, रेलेवेंट, रिलीवेंट, तो या फिर रिलेवेंट, तो रिलेवेंट की जो आपकी करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है आपकी RELEVANT। ठीक है, वी के बाद ANT होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ENT दिया था, ये आपकी मिस्टेक थी, तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए RELEVANT आपका बिल्कुल सही आंसर ही हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखिए पैसेज से आएगा, तो पैसेज यहाँ पर दिया हुआ है और इसके फिर 5 क्वेश्चन हैं, तो पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई फैक्ट मेंशन इन द पैसेज, तो ये पैसेज को पढ़कर ही पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द सेंट्रल आइडिया, ये भी आपको पैसेज पढ़कर ही पता चलेगा। ये पूछ रहा है कि टोन, हाँ टोन भी आपको पढ़कर ही पता चलेगी। आगे आपका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल, टाइटल भी पढ़कर ही पता चलेगा। और नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मोस्टली एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट एन इंटरफेरेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज, तो देखिए सारे क्वेश्चन जो है वो आपको पैसेज पढ़ने के बाद ही यहाँ पर
पता चलेंगे। तो देखिए एक बार पैसेज को पढ़ लेते हैं। अ मिस्टीरियस फिनोमेना इज एबिलिटी ऑफ द वाटर। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके इस पैसेज को यहाँ पर पूरा पढ़ें और फिर समझने की कोशिश करें कि इसमें किस पर बात की गई है। ठीक है। Ability of overwatch migrant to travel to on course. Birds, bees and other species can keep track on time without any sensory cues from the outside world. ठीक है। And such biological clock clearly contribute to their compass sense. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे कैन यूज द पोजिशन ऑफ सन और स्टार अलॉन्ग विद द टाइम ऑफ द डे टू फाइंड नॉर्थ। वो नॉर्थ को फाइंड करने के लिए क्या है, सन और स्टार की पोजिशन का भी यूज करती हैं। बट कंपास सेंस अलोन कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ बर्ड नेविगेट द ओशियन। आफ्टर ए फ्लॉक ट्रेवलिंग ईस्ट इज ब्लोन फार साउथ बाई ए स्टॉर्म, इट विल एज्यूम द प्रॉपर नॉर्थ ईस्टर्ली course to compensate. Perhaps some scientists thought migrants determined their geographic position on Earth by celestial navigation. ठीक है। Almost as human navigators use stars and planets, but this world demand of the animal a fantastic map sense. Researchers now know that some species have a magnetic sense. अच्छा, रिसर्चर्स ने अभी रिसर्च किया है कि कुछ स्पीसीज में मैग्नेटिक सेंस है विच माइट अलाउ माइग्रेंट टू डिटरमाइन देयर जियोग्राफिकल लोकेशन बाय डिटेक्टिंग वेरिएशन इन द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि कुछ जो स्पीसीज हैं वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को भी यहाँ पर महसूस कर लेते हैं। तो बेसिकली इसमें इसकी मैं समरी आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसमें क्या बात की हुई है। इसमें जो आपके माइग्रेटरी एनिमल हैं उनके जो रास्ते ढूंढने की जो एबिलिटी है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो पहला इसने यहाँ पर बात की थी बायोलॉजिकल क्लॉक की। यहाँ पर देखिए बायोलॉजिकल क्लॉक। तो बायोलॉजिकल क्लॉक से इसका मतलब क्या है कि जो आपकी बर्ड्स होती हैं, बीज होती हैं, वो बिना किसी बाहरी अलार्म के, देखिए इसने कहा विदाउट एनी सेंसरी क्यू फ्रॉम दी आउटसाइड द वर्ल्ड, तो बिना किसी आउटसाइड क्यू के वो क्या करती हैं, वो टाइम का पता रख सकती हैं जो उन्हें डायरेक्शन पहचानने में हेल्प करता है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पर ये हो गई। दूसरा क्या है, दूसरा ये सेलेस्टियल नेविगेशन की बात इसने यहाँ पर की थी। ये सेलेस्टियल नेविगेशन, इसमें ये कहा था कि जो कई सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो सन और स्टार की पोजीशन को यूज़ करके वो नॉर्थ डायरेक्शन को ढूंढ लेती हैं। ठीक है, इसने यहाँ पर देखिए बोला था ये रहा स्टार्स और सन की पोजीशन को यूज़ करके वो क्या करती हैं, अपने रास्ते को ढूंढ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है मैग्नेटिक सेंस। मैग्नेटिक सेंस की बात लास्ट में हमने पढ़ी थी। तो मैग्नेटिक सेंस की जो बात है वो ये कहता है कि रिसर्चर्स ने ये भी पता लगा लिया है कि कुछ स्पीसीज जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकती हैं, जिससे उन्हें समुद्र में अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन का भी पता चल जाता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो बात हुई है वो ये है कि बर्ड और अदर स्पीसीज जो है वो केवल एक ही तरीके पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो सेलेस्टियल क्यू हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, इनका यूज़ करके लंबी लंबी दूरी यहाँ पर तय कर लेती हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द फैक्ट मेंशन्ड इन द पैसेज। मेनी एनिमल आर थॉट टू रिलाई ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन इंस्टिंक्टिव बिहेवियर एंड आर अनेबल टू यूज एक्सटर्नल। देखिए ये ऐसी बातें को यहाँ पर कहीं नहीं आई है। सम स्पीसीज ऑफ एनिमल आर नोन टू पोजेस मैग्नेटिक सेंस। हाँ देखिए ये लास्ट में बात, ये मैग्नेटिक सेंस वाली बात लास्ट में हमने पढ़ी थी। मैग्नेटिक सेंस वाली बात आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, डिटरमाइन देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन एक्यूरेटली ड्यूरिंग द माइग्रेशन। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सेलेक्ट दी ऑप्शन दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। तो सेंट्रल आइडिया की बात यहाँ पर क्या है, देखिए माइग्रेटरी एनिमल प्राइमरीली रिलाई ऑन इंस्टिंक्ट लैकिंग द एबिलिटी टू सिस्टमेटिकली यूज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सिग्नल। नहीं, देखिए एक्सटर्नल उन्हें आउटसाइड के एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं होती है सिग्नल की, तो ये गलत हो जाएगा। बोथ ह्यूमन एंड एनिमल नेविगेटर्स आर बिलीव टू एम्प्लॉय सिमिलर मेथड नहीं होता है। मैनी एनिमल में यूज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड टू डिटरमाइन जियोग्राफिकल लोकेशन। देखिए ये हमने बिल्कुल लास्ट वाले उसमें पढ़ा था लाइन में, यही आपका यहाँ पर क्या है, बेस्ट सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट ऑथर्स टोन। टोन यहाँ पर क्या है, टोन की यहाँ पर बात है, मतलब इस ये जो पैसेज है इसमें कैसी बात हमको बताई गई है। कोई आपको कॉशियस एंड एविडेंस बेस्ड है, कोई ओवरली एंथुसियास्टिक है, ठीक है, एम्फेसाइजिंग है, या स्केप्टिकल या डिसमिसिव है, क्वेश्चनिंग ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ एनिमल नेविगेशन है, या फिर आपका न्यूट्रल बट क्रिटिकल हाईलाइट फ्लॉज इन करंट रिसर्च ऑन माइग्रेशन। तो यहाँ पर देखिए टोन जो है वो इसकी क्या है, तो टोन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये क्या है, कॉशियस है, एविडेंस बेस्ड है, ठीक है, और प्रेजेंटिंग साइंटिफिक फाइंडिंग्स विदाउट एग्जेजरेशन है। तो बिल्कुल यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है वो एकदम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल। टाइटल यहाँ पर क्या हो सकता है, तो टाइटल देखिए टाइटल यहाँ पर क्या होगा, एक बार पढ़ते हैं। इंस्टिंक्ट एंड माइग्रेशन, वाई एनिमल कैन नॉट यूज एक्सटर्नल, तो ऐसी तो कोई बात यहाँ पर नहीं है। ह्यूमन एंड एनिमल नेविगेशन, मेथड एंड टेक्निक फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। चलिए देखते हैं, नेविगेशन इन एनिमल,
हाउ मैग्नेटिक सेंस एड माइग्रेटरी बिहेवियर अक्रॉस द ग्लोब। ओके, सेलेस्टियल नेविगेशन फॉर एनिमल यूजिंग स्टार्स एंड प्लैनेट्स एज प्राइमरी गाइडेंस सिस्टम। तो देखिए 3 और 4 में यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि कौन से वाले को हम यहाँ पर टाइटल रखें, मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल। तो नेविगेशन, हाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा, नेविगेशन की ही मोस्टली बात हुई है। ये सारी बातें जो हुई हैं, चाहे तो वो मून और स्टार को देख कर हो, ठीक है, या वो मैग्नेटिक फील्ड को देख कर हो, ठीक है, ये क्या है आपकी नेविगेशन इन एनिमल, एनिमल में जो नेविगेशन है उसके बारे में बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन जो थर्ड है वो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, इंग्लिश के लास्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट दैट द ऑप्शन मोस्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट एन इंटरफेरेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से हम क्या निष्कर्ष जो है वो निकाल सकते हैं। सेलेस्टियल नेविगेशन इज सफिशिएंट टू एक्सप्लेन हाउ बर्ड determine their geographical position. Okay, many animals are thought to rely on instinct, unable to systematically use external cue from migration. Yes, some animal may integrate multiple environmental cues to navigate accurately during migration. Animal are believing to lack of capacity to detect, नहीं ये गलत हो जाएगा। Some animals may integrate multiple environmental cues. एनवायरमेंटल क्यूज से जो है वो क्या है, इंटीग्रेट करके नेविगेट एक्यूरेटली, अच्छा माइग्रेशन के दौरान एक्यूरेटली नेविगेट कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से इंग्लिश के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं अपने हिंदी वाले सेक्शन पर। हिंदी भाषा के भी आपको यहाँ पर 10 प्रश्न करने होते हैं। चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, दिए गए वाक्य में उचित परिमाणवाचक विशेषण का चयन करना है। नई नस्ल की गाय प्रतिदिन, अब देखिए ये ध्यान रखना है आपको, अच्छा दूध देती है, तो अच्छा क्या है, क्या परिमाणवाचक है? अच्छा आपका परिमाणवाचक नहीं है, गुणवाचक है। गुणकारी भी आपका गुणवाचक है। मीठा क्या है? मीठा आपका स्वाद को बताता है। और बहुत क्या है, यहाँ पर ये परिमाण है। बहुत है, थोड़ा है, कम है, ज़्यादा है, ये क्या है आपके परिमाणवाचक विशेषण है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चोर की दाढ़ी में तिनका, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। तो चोर की दाढ़ी में तिनका क्या होता है? अपराधी व्यक्ति कभी सशंकित नहीं रहता, ये गलत बात है। अपराधी व्यक्ति स्वयं सशंकित रहता है, ये बिल्कुल आपका क्या है, सही हो जाएगा। उसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि जिसने अपराध किया है वो कहीं ना कहीं कुछ अलग सी हरकतें करता रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम बताना है। सागर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी एक ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। तो ऐच्छिक का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ऐच्छिक का मतलब होता है ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल मतलब आपकी मर्जी है, आप पढ़ भी सकते हैं नहीं भी। और इसका जो विलोम होता है वो होता है अनैच्छिक, ठीक है, अनैच्छिक यानी कि कंपलसरी। जो कुछ सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी होते हैं और कुछ सब्जेक्ट जो आपके ऑप्शनल होते हैं, तो ऑप्शनल को ऐच्छिक कहते हैं और कंपलसरी जो सब्जेक्ट होते हैं उनको अनैच्छिक कहते हैं। अनौचित्य नहीं होगा, अनौचित्य आपका औचित्य का विलोम होता है। वैकल्पिक जो है वो इसका क्या है, ऑप्शनल ही होता है, यानी कि इसका सिनोनिम हो जाएगा, इसका पर्यायवाची हो जाएगा। अनौपचारिक आपका औपचारिक का अपोजिट हो जाएगा, औपचारिक का, ठीक है। तो सही उत्तर आपका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 पर चलेंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची बताना है। इस बार उद्यान के पुष्पों की महक से वातावरण सुगंधित हो रहा है। तो महक का पर्यायवाची परिमल है, मंजुल है, मधु है, या फिर शफरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए महक के लिए ये क्वेश्चन पहले भी कहीं ना कहीं आ चुका है। इसका सही जो उत्तर है वो आपका परिमल होगा, ठीक है। शफरी की बात करें तो शफरी आपका किसको कहते हैं? शफरी कहते हैं आपका मछली को, फिश को, ठीक है। मछली का पर्यायवाची ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है ये आपको बताना है। एक बड़े भूक्षेत्र में लंबे समय तक रहने वाले मौसम की औसत स्थिति को जलवायु की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रुटि किसमें, मौसम की औसत स्थिति को, ये बिल्कुल सही है। लंबे समय तक रहने वाले, ये भी सही है। एक बड़े भूक्षेत्र में, ये भी ठीक लग रहा है। तो जलवायु की संज्ञा, जलवायु भी सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर गलती क्या है, तो एक बड़े भूक्षेत्र में, भूक्षेत्र भूभाग में, भूक्षेत्र में लंबे समय तक रहने वाले मौसम की औसत स्थिति। अच्छा, भूक्षेत्र की जगह हम यहाँ पर दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र अगर यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा सही होगा। एक भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय तक रहने वाले मौसम की औसत स्थिति को जलवायु की संज्ञा दी जाती है, जलवायु कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 ही आपका यहाँ पर सही होगा। भूक्षेत्र की जगह हम भौगोलिक क्षेत्र का यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित में सही पदक्रम वाले वाक्य का चयन करना है। मुझ पर दया हे प्रभु, गलत हो जाएगा। उसकी बहन सुनंदा आज व्यस्त अत्यंत है, नहीं अत्यंत व्यस्त होता, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उत्तम साहित्य पढ़ता मेरा मित्र, ये भी गलत हो जाएगा। विश्व पुस्तक मेला कब आयोजित हो रहा है, बिल्कुल सही हो यहाँ पर ये पदक्रम वाला वाक्य है, ये सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर।
अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है? शाबाशी देना नहीं होता, मोहर लगाना नहीं होता, अंगूठी पहनना नहीं होता, किसी काम से बिल्कुल साफ-साफ इनकार कर देना कहते हैं अंगूठा दिखा देना। जब काम पड़ा तो मतलब जब कहते हैं ना कि जब दूसरे का उस खुद का काम था तो जूतियों समेत पेट में घुस जाते हैं। लेकिन जब किसी और का काम पड़ता है तो अंगूठा दिखाकर भाग जाते हैं, यानी कि साफ इनकार कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 कई लोग ऐसे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में सही पदक्रम वाला यहाँ पर भी बताना है। प्रार्थना स्थल हैं होते पवित्र गलत, प्रिय परंतु बोलो गलत, प्रश्न लिखें या ये भी गलत। ये दोनों शिक्षक समकक्ष हैं, यानी कि एक कक्षा में पढ़े हुए हैं। यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 पर चलेंगे। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? उचित शिक्षा सफलता प्राप्त करने की एकमात्र मूल्यवान संपत्ति है। त्रुटि आपकी संपत्ति में ही है, संपत्ति ऐसे नहीं लिखा जाता है, संपत्ति, ठीक है, संपत्ति। संपत्ति की जो शुद्ध वर्तनी है वो आपकी ये हो जाएगी, या फिर आप अगर नहीं, यही सही होगी, संपत्ति, संपत्ति, ठीक है। तो यहीं पर आपकी त्रुटि है, यही आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 और हिंदी का लास्ट प्रश्न। दिए गए वाक्य में उचित संख्यावाचक विशेषण। विश्व कप क्रिकेट फाइनल का मैच देखने के लिए डैश लोग आए। पीले लोग आए, नए लोग आए, बड़े लोग आए या हजारों लोग आए। ये संख्यावाचक यहाँ पर एक ही शब्द है, हजारों, तो यही आपका यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सेंटेंस? विश्व कप क्रिकेट का मैच, फाइनल का मैच देखने के लिए हजारों लोग आए। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से हिंदी के भी 10 प्रश्न हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं और इस प्रैक्टिस सेट के सभी 50 प्रश्नों को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए